हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा एकेडमी। आई एम फरहानाज और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर था डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूअस बाय A.R. विलियम्स। तो हमेशा की तरह पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं। ये चैप्टर एक किंग के बारे में है जो बहुत कम एज में ही राजा बन गए थे और इनकी मृत्यु भी बहुत कम उम्र में ही यानी किशोर अवस्था में हो गई थी। यहाँ हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किंग टूट की मृत्यु के इतने सालों बाद भी जब उनके शव को उनकी मम्मी को डिस्कवर किया गया और रिसर्च की गई तो क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, क्या क्या डिस्कवर हुआ और फिर आगे क्या क्या रिसर्चेस इस पर हुई। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि किंग टूट को और किन किन नामों से पुकारा जाता था, यानी क्या क्या नाम उनके लिए यूज़ किए गए हैं। तो फर्स्ट इज़ टूटन खानुम, सेकंड इज़ टूट, थर्ड इज़ टूटन खातेन, बॉर्न इन 1341 BC, डाइड इन 1321 BC, और ये 11 साल के थे तब ये किंग बन गए थे। अब इनके नाम के साथ जो ये वर्ड लगे हुए हैं, इनके ये किस लिए यूज़ होते थे और इनसे इन वर्ड्स की क्या मान्यता थी इजिप्ट में, वो आपको बताती हूँ। तो जो आमुन वर्ड है वो इजिप्शियन गॉड के लिए यूज़ होता था, यानी जो सूरज और हवा का जो देवता हुआ करते थे उसके लिए आमुन वर्ड का यूज़ होता था। आटेन वर्ड का यूज़ डिस्क ऑफ सन के लिए होता था और फैरो वर्ड का यूज़ इजिप्शियन वर्ड ऑफ किंग, यानी कि ये जो इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे उन सभी के लिए, उन सभी राजाओं के लिए कॉमन वर्ड था फैरो। और उनके नाम के साथ जो ये दो वर्ड थे आमुन एंड आतेन, इन शब्दों की वहाँ पर मान्यता थी। ये शब्द वहाँ पर पूजा पत्ती के लिए यूज़ किए जाते थे, यानी कि पूजा पत्ती के लिए इन वर्ड्स की मान्यता थी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एग्जैक्ट समरी। राइटर हमें बताते हैं कि जब टूट की डेथ हुई थी तो वह टीनेज में थे, यानी 13 से 19 साल के बीच में थे। वह लगभग 19 वर्ष के थे। इनका जो परिवार था इजिप्ट का पावरफुल परिवार था और स्टार्टिंग से ही इजिप्ट पर इन लोगों का शासन था। तो इस फैमिली से ये आखिरी उत्तराधिकारी था जो किंग टूट था, जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, वो आखिरी उत्तराधिकारी था जिसका देहांत बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में हो चुका था। टूट को बहुत सारे सोने में लाद कर दफना दिया गया था क्योंकि इनके यहाँ माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी कोई दुनिया है, कोई जीवन है। तो उसकी ही सेफ्टी के लिए स्टोन, गोल्ड ये सब साथ में दफना दिया जाता था कि जिसकी उसे आगे जाकर ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे कि अगर हम मरने वाले के साथ सोना, स्टोन्स, खाने की चीज़ें, कपड़े हम कुछ भी दफना देंगे तो अगर आगे लाइफ है, और इनका विश्वास था कि लाइफ है तो वो आगे उनके यूज़ में आ जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें उसके साथ में दफनाई गई थी। अब 1922 में उनके मकबरे की खोज के बाद से ही लोग ये रिसर्च करने में जुट गए कि आखिर टूट के साथ क्या हुआ था। उसकी मौत एक हादसा थी या एक साजिश या मर्डर, ज़्यादा आंकड़े मर्डर को पक्का कर रहे थे। अब लगभग 80 सालों बाद टूट का सिटी स्कैन होता है। उसकी मौत से रिलेटेड नए नए सुराग मिले। अब जनवरी 5, 2005 को टूट की मम्मी को ले जाया गया सिटी स्कैन के लिए। इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम था जाही हवास। उनका कहना था कि किंग टूट की मम्मी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हॉवर्ड कार्टर, इन्हीं ने किंग टूट की मम्मी को डिस्कवर किया था, यानी कि जो हॉवर्ड कार्टर थे, किंग टूट की मम्मी को जो डिस्कवर किया गया वो इन्हीं ने किया था। तो जाही हवास का यही मानना था कि किंग टूट की मम्मी की कंडीशन के लिए जो भी मतलब यानी कि जो डैमेज हुआ है किंग टूट की मम्मी के साथ जो भी है उसके लिए हावर्ड कार्टर ही रेस्पॉन्सिबल है। तो अब हम देखते हैं हावर्ड कार्टर ने 1922 में 1922 में क्या क्या डिस्कवर किया, किंग टूट की मम्मी के साथ उन्हें और क्या क्या मिला, और जाही हवास को ऐसा क्यों लग रहा था कि कार्टर ने मम्मी को कोई नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है। तो उन्हें मम्मी को डिस्कवर करने के बाद उसमें मिलते हैं, उनकी बरी में मिलते हैं 3 नेस्टेड कॉफिन्स, गोल्ड कॉफिन्स मिलते हैं। तो फर्स्ट कॉफिन्स में क्या मिलता है, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स, लोटस पैलेट्स, कॉर्नफ्लावर एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से कार्टर को एक चीज़ का तो पता लग जाता है कि टूट की बरी हुई होगी मार्च या अप्रैल में उसकी बरी हुई होगी। और उन्हें मिलती हैं रेजर्स, केसेस ऑफ फूड, वाइन एंड लिनन्स यानी कि कुछ अंदरूनी कपड़े जो होते हैं वो मिलते हैं उन्हें। तब हावर्ड फिर ये डिसीजन लेते हैं कि किसी न किसी तरह तो टूट की बॉडी से इस गोल्ड को अलग करना पड़ेगा।
और इसके लिए बॉडी को कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के साथ जो गोल्ड है तो यानी कि डर था कि चोर उसकी बॉडी से जो गोल्ड है वो छुटा कर ना ले जाओ, वो छुटाएंगे तो फिर मम्मी को नुकसान पहुंचेगा, वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें मम्मी को कट आउट करना पड़ा। उन्होंने मम्मी को 149 डिग्री चिलचिलाती धूप में रखा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इसलिए जाही हवास को लगा था कि कार्टर ने मम्मी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने तो मम्मी की सेफ्टी के लिए उसे कट आउट किया था, चोरों से बचाने के लिए किया था, लेकिन जाही हवास को लगा कि कार्टर ने ही मम्मी को डैमेज किया है, उसे बर्बाद कर दिया, उसे ख़राब कर दिया है। अब 40 सालों बाद एनाटॉमी के प्रोफेसर मम्मी का एनाटॉमी के कोई प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया। यहाँ नई और अलग बात निकलकर सामने आती है। अब 1968 में एक्सरे की रिपोर्ट से पता चलता है कि टुटकी छाती की हड्डियाँ और पसलियाँ गायब थी। इसके पीछे एक ही कारण माना गया कि कार्टर ने जब मम्मी को गोल्ड कॉफिन से अलग किया होगा, तभी ये डैमेज हुआ होगा। टूट के एक्सरे सीटी स्कैन से ये नए रहस्य तो सामने आ गए, लेकिन ये सवाल सामने आता है, क्या कोई विज्ञान ये बता सकता है कि वह कैसे मरा और मौत के समय उसकी क्या उम्र रही होगी, क्या अवस्था होगी, क्योंकि वह एक बड़े शाही परिवार से था और आखिरी राजा था। तो क्या उसकी मौत घटना थी या फिर वह इतनी कम उम्र में कैसे मर गया, ये सब कैसे पता चलेगा। विलियम हमें बताते हैं कि किंग के एंसेस्टर्स के बारे में, A.R. विलियम्स हमें किंग टुट के एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं कि एमेनहोटेप थर्ड जो टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे, ये बहुत ही अच्छे रूलर थे, शासक थे। उन्होंने रूल किया, लगभग 4 दशकों तक उन्होंने शासन किया। इनके बाद आते हैं एमेनहोटेप फोर्थ, जो पूजा किया करते थे, और इसी कारण इन्होंने अपना नाम बदलकर आखनाटेन कर लिया था, यानी सर्वेंट ऑफ आथेन। लोग इन्हें कम पसंद करने लगे क्योंकि ये पूजा पत्ती को ज़्यादा महत्व देते थे। इनके बाद कुछ रूलर्स आए, उन्होंने रूल किया। फिर लास्ट में आए हमारे किंग टुट। टुट ने क्या किया, जो भी इनके एंसेस्टर्स ने डैमेज किया था, ख़राब किया था, गड़बड़ की थी, उस सब को रिस्टोर कर दिया। यही कारण था कि लोग इन्हें फॉलो करते थे और बहुत पसंद किया करते थे, इस राजा की तारीफ किया करते थे। उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। किंग टुट ने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। तो आपको फर्स्ट यानी कि 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि किंग टुट ने कितने सालों तक शासन किया, तो 9 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया। तो 9 सालों तक उन्होंने शासन किया और अनएक्सपेक्टेडली उनकी मृत्यु हो जाती है। सालों बाद A.R. विलियम्स राइटर हमें बताते हैं कि किंग टुट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था। जब इसे ले जाया जा रहा था तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो $1 मिलियन स्कैनर था वो बंद हो गया क्योंकि उसके कूलर में मिट्टी चली गई थी। तभी एक गार्ड कहता है ये फ़ैरो का अभिशाप है। बस मजाक में ऐसी बात कहता है हंसते हुए। ऐसा माना जाता था कि किंग टुट की मम्मी को जो भी खोलेगा उसे अभिशाप मिलेगा, उसे कर्ज मिलेगा। फिर कुछ समय बाद इस डिफ़ॉल्ट को ठीक भी कर दिया गया। मम्मी को अगेन सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। फिर लगभग 3 सालों बाद सब काम हो जाने के बाद मम्मी को वापस दफना दिया गया, उसे वापस कर दिया गया। फिर वहाँ पर जितने भी फॉरेंसिक के लोग थे वे सब कोशिश कर रहे थे एक चेहरा बनाने की, कि पता तो चले कि किंग टुट दिखते कैसे थे। अब हमारे A.R. विलियम्स कहते हैं किंग टुट की जो टॉम है वहाँ पर तारामंडल स्थित था, जिसे पुराने मिस्री लोग यानी कि जो पुराने मिस्र के लोग हुआ करते थे ओसिरिस की आत्मा मानते थे, जिसे वह मरने के बाद जीवन का देवता मानते थे। A.R. विलियम्स जोकिंग करते हुए कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि गॉड ने किंग टुट का ध्यान रखने के लिए ऐसा किया। वहाँ पर गॉड के द्वारा किंग टुट का ध्यान रखा जा रहा था। तो ये थी हमारे चैप्टर 3 की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।